बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने गोल्ड स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने गोल्ड स्टैंडर्ड्स की बात की कि एक मॉनेटरी सिस्टम जो है या एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ हुआ था किसी ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से। फिर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट आया और उसमें क्या हुआ कि एक फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उसका मकसद ये था कि एक्सचेंज रेट्स स्टेबल रहें और आपको एक्सचेंज रेट रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। मतलब ये ना हो कि अगले दिन आपकी करेंसी जो है वो 20% डिप्रिसिएट हो गई है और अगले दिन वो एप्रिसिएट हो रही है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गया। अब वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो ब्रेटन वुड सिस्टम था या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो क्यों कोलैप्स कर गया था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेटन वुड वर्कड अंटिल द लेट 1960s तक उसने काम किया। इट कोलैप्स व्हेन ह्यूज इंक्रीज इन वेलफेयर प्रोग्राम। अब क्या हुआ कि चूंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को इनिशिएट यूएस ने किया था और उसमें जो मेन प्लेयर था उस पूरे सिस्टम में वो यूएस ही था और उसमें जो मेन करेंसी थी वो यूएस डॉलर थी। तो वहाँ पे क्या हुआ लेट 60s में कि जब यूएस ने अपना एक बहुत बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया और साथ में वियतनाम वॉर जो है वो भी स्टार्ट हुई, उसको भी फाइनेंस करना था, तो उनकी करेंसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड प्रेशर था। अब अगर डॉलर ने डाउनवर्ड जाना है तो सब करेंसीज ने भी उनके साथ चलना है। सब कंट्रीज ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना है। अब एक करेंसी के लिए, एक कंट्री के लिए सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं। अब करेंसी को डीवैल्यू करना आसान काम नहीं है। मतलब सब लोग यूएस के लिए काम कर रहे थे उस वक्त। Other countries increased the value of their currencies relative to US dollar in response to speculation the dollar would devalue. अब डॉलर डीवैल्यू हो रहा है तो उसके अगेंस्ट दूसरी करेंसीज जो हैं, दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अपनी करेंसीज को एडजस्ट कर रहे हैं डॉलर की वजह से। सारी डिस्टर्बेंस आ रही थी। हाउएवर बिकॉज द सिस्टम रिलाइड ऑन इकोनॉमिकली वेल मैनेज यूएस, पूरा सिस्टम जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था। व्हेन द यूएस बिगेन टू प्रिंट मनी, जब प्रिंटिंग उन्होंने शुरू कर दी, मतलब सप्लाई बढ़ा दी, रन हाई ट्रेड डेफिसिट, उस वक्त यूएस के ट्रेड डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक्सपोर्ट्स कम थी और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे और मनी सप्लाई वियतनाम वॉर की वजह से और दूसरे वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा थी। एंड एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन, सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा था। द सिस्टम वॉज ट्रेन टू द ब्रेकिंग पॉइंट, सिस्टम जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जा रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही थी, दूसरी तरफ प्रिंटिंग हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दूसरे लोग जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, दूसरी कंट्रीज उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही थी। द यूएस डॉलर केम अंडर स्पेकुलेटिव अटैक। अब क्या होता है कि जब आप की करेंसी में लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो लोग स्पेकुलेशन शुरू कर देते हैं कि इस करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, तो उसके ऊपर पहले से लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब बेचते हैं तो उसकी सप्लाई मजीद बढ़ जाती है। जैसे हमने एक इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन में पढ़ा था, वो जो बैंड वैगन इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से उसके ऊपर मजीद डाउनवर्ड प्रेशर पड़ जाता है। फिर इसके बाद मजीद इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी। फिर 70s में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको जमाइका एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है। अ न्यू एक्सचेंज रेट सिस्टम was established in 1976 at a meeting in Jamaica। मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी। द रूल्स दैट वर एग्रीड ऑन देन आर स्टिल इन प्लेस टुडे। उस वक्त नए रूल्स आए, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ख़त्म किया गया और जो नया सिस्टम जमाइका एग्रीमेंट के मुताबिक वजूद में आया उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। गोल्ड वॉज अबंडेंट एज रिजर्व एसेट और फिर आपको गोल्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हाँ, अगर आप रखते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब शर्त नहीं है कि आपके पास इतने इतने गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड्स और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गोल्ड रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती थी। फिर 1973 के बाद से
जब से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे डेट में एक मिस्टेक हुई है, ये 1976 नहीं है, 1973 है, इसको आप करेक्ट कर लें। उसके बाद जो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अबंडन किया गया, ख़त्म किया गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? सिंस 1973 एक्सचेंज रेट्स हैव बीन मोर वॉलेटाइल। मतलब जब आप एक्सचेंज रेट को फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, इट मींस कि प्योरली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करेंगी कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ गई एक्सचेंज रेट में, वॉलेटाइल हुआ, मतलब एक्सचेंज रेट्स जो करेंसीज के थे वो उसमें अप्स एंड डाउन्स जो फ्लक्चुएशंस थी वो आना शुरू हो गई। देन दे वर बिटवीन 1945 एंड 1973, मतलब कि वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। इन 1971 एंड 1979 की जो ऑयल क्राइसिस थे, वो भी एक रीज़न है। ये रीजंस डिस्कस कर रहे हैं कि किस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो नज़र आने लग गई। एक, ये दो लड़ाइयाँ हैं, द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सॉरी, ये ऑयल क्राइसिस आई थी 71 में और 79 में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई थी। द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूएस डॉलर, जब यूएस डॉलर के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया 1977 और 78 में, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लगी। ये सारी चीज़ें अभी एक ग्राफ में अगली स्लाइड में हम डिस्कस भी करेंगे। द राइज इन डॉलर बिटवीन 1980 एंड 85, 85 और 80 के बीच में डॉलर जो है वो उस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गई। द पार्शियल कोलैप्स ऑफ ईएमएस इन 1992, ईएमएस यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जो था, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जब जो अभी ये यूरो है, इसको पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था इनिशियली, इसको यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम कहा जाता था, या इसको यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट कहा जाता था। उस सिस्टम के अगेंस्ट ये वजूद में आया था। तो उस वक्त 1992 में ये जो सिस्टम है यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, ये कोलैप्स कर गया था, उसकी वजह से भी इंस्टेबिलिटी आई थी। फिर एशियन क्राइसिस आए थे 1997 में, उसकी वजह से भी इंस्टेबिलिटी आई थी। फिर द डिक्लाइन इन द यूएस डॉलर फ्रॉम 2001 टू 2009, जब अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई, उस वक्त भी डॉलर की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया था, क्योंकि उस लड़ाई को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की थी, मतलब सप्लाई बढ़ा दी थी। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, अभी ये ग्राफ में भी आपको नज़र आ जाएगा। इन रीजंस की वजह से जो डॉलर है, ओवरऑल जो मार्केट है, उसमें करेंसीज में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने में आई थी। ये चीज़ें आप ज़रा इस ग्राफ में देख लें। अब 1973 जो है, यहाँ पे 71 से ये डाउन था, फिर 85 और इस बीच में 84 85 में डॉलर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। 79, ये अगर आप देख लें तो वो जो ऑयल क्राइसिस आए थे, यहाँ पे 71 में ऑयल क्राइसिस आए थे, फिर 79 में ऑयल क्राइसिस आए थे, फिर 83 84 में डॉलर की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया था, फिर ट्रेड डेफिसिट्स आए थे 87 88 में, फिर यहाँ पे आप देखें तो 1995 96 97 यहाँ पे एशियन क्राइसिस थे, फिर 2001 तक फिर डॉलर कुछ बेहतर हो गया था। उसके बाद 2009 तक जब लड़ाई शुरू हो गई अफगानिस्तान की, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई। अब ये ग्राफ क्या है? मेजर करेंसी डॉलर इंडेक्स, मतलब कि दुनिया की जो मेजर करेंसीज हैं उनको डॉलर के साथ मैच किया जा रहा है, उनका एक्सचेंज रेट जो है, एक एवरेज एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ। तो डॉलर में ये बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो एक फ्लक्चुएशन सिचुएशन आ रही है। डॉलर इनस्टेबल रहा है इन अरसे में, जब से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर इसके बाद कंपैरिजन की गई है फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फ्लोटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी होती है, मतलब हर कंट्री की अपनी मर्जी होती है कि हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना चाहते हैं, रीवैल्यू करना चाहते हैं, आपके पास एक आज़ादी होती है। रिमूविंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एक्सचेंज रेट पैरिटी रिस्टोर मॉनेटरी कंट्रोल रहता है आपके पास। फिक्स सॉरी, फ्लोटिंग में, फिक्स्ड में ऐसा नहीं था, वो आप दूसरे के लिए कर रहे होते थे, जो आपको आईएमएफ की तरफ से हुक्म होता था वो आप वही कर रहे होते थे। ऑटोमेटिक ट्रेड बैलेंसेज एडजस्टमेंट जो है, खुद ही ट्रेड बैलेंस जो है वो एडजस्ट हो रहा होता है। अगर आप ट्रेड डेफिसिट में हैं, तो अगर आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाते हैं, और आपकी करेंसी सॉरी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फिर से आपकी करेंसी के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर आता है, और ख़ुद से वो चीज़ें जो है वो
एडजस्ट हो रही होती हैं। इफ अ कंट्री डेवलप अ परमानेंट डेफिसिट इन दैट कुड नॉट बी, अब ब्रेटन वुड में ये खूबी नहीं थी। आईएमएफ वुड, अब उसमें क्या होता था कि आईएमएफ की मर्जी होती थी कि वो जो पॉलिसी आपके लिए बनाए। यहाँ पे आपके पास ऑटोनॉमी है, आप अपने लिए पॉलिसी बना सकते हैं। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट आ रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं। आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उससे आप अपना ट्रेड डेफिसिट जो है उसको बेहतर बना सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। बट अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन होता है। उसमें ये नहीं होता कि एक कंट्री की करेंसी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है। डिसिप्लिन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्पेकुलेशन नहीं होती, आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते। सबको पता है कि 1 साल बाद भी इस करेंसी की वैल्यू ये होगी, 2 साल बाद भी ये होगी, 3 साल बाद, मतलब फिक्स्ड है। तो स्पेकुलेशन के चांसेस फ्लोटिंग में है लेकिन फिक्स्ड में नहीं है, और अनसर्टेनिटी भी नहीं है फिक्स्ड में। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, हमने ग्राफ में डिस्कस किया कि यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे स्पेकुलेशन भी पॉसिबल है, आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, और अनसर्टेनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, लेकिन फिक्स में कोई अनसर्टेनिटीज़ मौजूद नहीं होती थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, अब कौन सही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेहतर है या फ्लोटिंग बेहतर है? देयर इज नो रियल एग्रीमेंट एज टू विच सिस्टम इज बेटर। वी नोट दैट द ब्रेटन वुड स्टाइल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम विल नॉट वर्क। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स मौजूद है क्योंकि उसका जो मेन व्हीकल करेंसी थी वो डॉलर था, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम माइट बी मोर एंड्योरिंग, मतलब अगर इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, उसको बेहतर बनाया जाए तो वो कुछ बेहतर हो सकता है। Could encourage stability that would facilitate more rapid growth in international trade and investment। उसमें क्या था कि स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ में दे दी जाए तो वो बेहतर हो सकता है। फिर डिस्कस हो रहा है कि आजकल दुनिया में कौन-कौन से सिस्टम्स जो हैं वो इन प्रैक्टिस हैं। वेरियस एक्सचेंज रेट रिजीम्स आर फॉलोड टुडे। 14% ऑफ आईएमएफ मेंबर, आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं 14% जो है वो फ्रीली फ्लोट पॉलिसी पे अमल करते हैं, मतलब उनका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्रीली फ्लोट है, कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं है। 26% कंट्रीज जिसमें हम भी हैं, हम फ्लोटिंग मैनेज फ्लोट सिस्टम यूज़ करते हैं, या जिसको डर्टी फ्लोट कहा जाता है। जहाँ पे फ्लोटिंग सिस्टम है लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको मैनेज कर लिया जाता है। इसको मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे मुल्क में भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम अपनी करेंसी को मैनेज कर लेते हैं। तो हम भी मैनेज फ्लोट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। 22% ऑफ आईएमएफ मेंबर्स हैव नो लीगल टेंडर ऑफ देयर ओन। अपनी करेंसी ही नहीं है, वो या तो डॉलर यूज़ करते हैं या कोई और उन्होंने एक मॉनेटरी यूनिट बनाया हुआ है, जैसे कि यूरोज़ोन है। यूरोज़ोन में क्या है कि उन्होंने एक मॉनेटरी यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, वो उनका लीगल टेंडर जो है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका लीगल टेंडर नहीं है, बल्कि वो यूरो को अपनी करेंसी कंसिडर कर रहे हैं। हालाँकि यूरो उनकी लीगल टेंडर मनी नहीं है, वो एक ओवरऑल एक ज़ोन की एक मॉनेटरी यूनिट है, वो एक ज़ोन को रिप्रेज़ेंट कर रही है। द रिमेनिंग कंट्रीज़ यूज़ लेस फ्लेक्सिबल सिस्टम्स सच एज़ पेज्ड अरेंजमेंट्स, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि पेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एडजस्टेबल पेग्स वो यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स के साथ उन्होंने अपनी करेंसी को पैच किया होता है, जैसे चाइना ने किया है। चाइना ने अपनी करेंसी को पैच किया हुआ है अगेंस्ट 4 करेंसीज़। उन्होंने एक बास्केट बनाया हुआ है 4 करेंसीज़ का, और उसके अगेंस्ट अपनी करेंसी को उन्होंने पैच किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास वो उसी चीज़ को एक पाई चार्ट में डिस्कस किया गया है। अब डिटेल में डिस्कस हो रहा है कि व्हाट इज पेक्ड या पेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अ कंट्री फॉलोइंग अ पेक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पेग्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी टू दैट ऑफ अनदर मेजर करेंसी। किसी एक करेंसी के साथ आप अपनी करेंसी को पैच कर लेते हैं या उसकी वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। पॉपुलर अमंग द वर्ल्ड स्मॉलर, ये जो सिस्टम है ये छोटी छोटी कंट्रीज में ज़्यादा होता है नॉर्मली। इम्पोजेज मॉनेटरी डिसिप्लिन, इसमें मॉनेटरी डिसिप्लिन आता है, जो दूसरी करेंसी जिसके साथ अपने आप को आप पैच कर रहे हैं वो एक स्टेबल करेंसी अगर है तो आपके यहाँ भी मॉनेटरी डिसिप्लिन आएगा एंड लीड्स टू लो इन्फ्लेशन, और आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन भी कम होगा। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज कर पाएँ, अगर सही तरीके से आपने पैच को मैनेज नहीं किया तो आपकी करेंसी में हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ आप जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं, जैसे कि मेक्सिको में हुआ था। आगे केस स्टडी है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। Adopting a pledged exchange rate regime can moderate
इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन अ कंट्री, मतलब जो आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो आ सकती हैं, और लेकिन वो मॉडरेट होंगी, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से आपने पेजिंग पेजिंग की है। व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ टुडे? टुडे आप आजकल जो है आईएमएफ का रोल क्या है? टुडे द आईएमएफ फोकसेस ऑन लेंडिंग मनी टू कंट्रीज इन फाइनेंशियल क्राइसिस। जो कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस में होती हैं उनको लेंडिंग करते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तीन किस्म की क्राइसिस में ये लोग लैंडिंग करते हैं। करेंसी क्राइसिस, मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है, कोई प्रॉब्लम है, उसको बेहतर बनाने के लिए आप आईएमएफ से लोन ले सकते हैं। बैंकिंग क्राइसिस, आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, या फॉरेन डेट है आपके ऊपर और वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इन तीन सिचुएशन में आईएमएफ आपकी हेल्प कर लेता है। करेंसी क्राइसिस अकर्स व्हेन अ स्पेकुलेटिव अटैक ऑन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी रिजल्ट्स इन अ शार्प डिप्रिसिएशन। जब आपकी करेंसी शार्पली डिप्रिसिएट हो जाती है इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, जैसे कि ब्राज़ील में हुआ था 2002 में, उनकी करेंसी जो है, उनके यहाँ इतना इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था कि उनकी करेंसी की वैल्यू, मतलब वो आपने मुख्तलिफ जगहों पे वो तस्वीरें देखी होंगी कि गलियों में लोगों की वो जो करेंसी नोट्स हैं वो लोगों ने फेंक दिए हैं और गलियों में रोड्स पे पड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई थी ब्राज़ील में। तो वहाँ पे फिर आईएमएफ ने उनका साथ दिया था, और बहुत सारी कंट्रीज़ में और भी इस तरह के हालात हुए हैं। फिर बैंकिंग क्राइसिस क्या है? बैंकिंग क्राइसिस रेफर्स टू द सिचुएशन इन व्हिच अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, मतलब बैंकिंग सिस्टम में लोग नहीं जाते, लीड्स टू अ रन ऑन द बैंक्स एज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज विथड्रॉ देयर डिपॉजिट। लोग अपनी डिपॉजिट्स निकाल लेते हैं और बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपका जब फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करेगा तो आपकी पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, तो उन बैंक्स को फाइनेंस किया जाता है फिर आईएमएफ की तरफ से। फिर फॉरेन डेट क्राइसिस क्या है? इज अ सिचुएशन इन विच अ कंट्री कैन नॉट सर्विस इट्स फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस वेदर प्राइवेट सेक्टर, मतलब उनकी कोई ऑब्लिगेशंस हैं जो उन्होंने पे करनी और वो नहीं पे कर पाते। जैसे कि ग्रीस और आयरलैंड डिफॉल्ट कर गए थे 2010 में। ग्रीस डिफॉल्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। 2010 में ग्रीस डिफॉल्ट कर गया था, अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी या उनके ऊपर जो कर्जे थे वो नहीं पे कर पा रहे थे। फिर आगे है कि हमारे पास व्हाट वाज द मैक्सिकन क्राइसिस ऑफ 1995। मेक्सिको में क्या हुआ था कि उन्होंने 1995 में अपनी करेंसी को पैच कर लिया था यूएस डॉलर के साथ। तो उसमें क्या हुआ कि उस पेजिंग के लिए, चूंकि उन्होंने रेशो रख लिया था डॉलर के साथ 1 to 1 का, मतलब एक मेक्सिकन, उनकी करेंसी है पेसो, 1 पेसो इज इक्वल टू $1। ये इन्होंने रेशो रख लिया था और उस पे उन्होंने पेजिंग कर ली थी। उसमें क्या हुआ कि उस अब क्या हो रहा है कि डॉलर तो महंगा हो रहा है। अब आपको अपनी करेंसी के लिए डॉलर चाहिए ताकि आप डॉलर मार्केट में सेल कर सकें और आपकी करेंसी, आप अपनी करेंसी की वैल्यू बेहतर बना सकें। तो उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा बोरोइंग की थी, डेट्स लिए थे। A pegged exchange rate that did not allow for a natural adjustment of prices, नेचुरल एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही थी। अब वो कर्जे जो थे, अब इन्होंने तो 1 to 1 का रेशो रख लिया और उसके लिए कर्जे ले लिए, लेकिन स्पेकुलेटर्स का ख्याल था कि ये लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे और पैसों की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो स्पेकुलेटर्स मार्केट में डॉलर खरीदना शुरू हो गए। उन्होंने डॉलर बहुत ज़्यादा खरीदा। तो यहाँ पे स्पेकुलेटर्स की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है और डॉलर के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आ रहा है। फिर कुछ अरसे बाद उनकी जो उन्होंने कर्जे लिए थे डॉलर में, उसकी पेमेंट की बारी आ गई। तो क्या हुआ कि उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी पेमेंट कर सकें। जब इन्होंने मजीद डॉलर खरीदना शुरू किया और अपनी करेंसी की वैल्यू मजीद गिराना शुरू कर दी, तो उनके लिए वो पैच रखना मुश्किल हो गया था, और विद इन 2 to 3 मंथ्स उनकी करेंसी की वैल्यू तकरीबन 200% गिर गई थी। To keep Mexico from defaulting on its debt, the IMF created 50 बिलियन का उनको ऐड दिया था उस वक्त आईएमएफ ने। रिक्वायर्ड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड कट्स इन पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब कि आप पब्लिक स्पेंडिंग, मेक्सिको के ऊपर पाबंदी लग गई थी कि आप अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे और पब्लिक स्पेंडिंग आप नहीं करेंगे।